थैंक यू सर। रेनू। जी सर। रेनू, हिंदी में बात करें? यस सर, हिंदी। तो रेनू, बिना अपने नाम को दोहराए, अपनी जाति या अपने समुदाय का कोई उल्लेख किए बिना अपना परिचय दीजिए। सर, मैंने स्कूलिंग अपनी केंद्रीय विद्यालय अलीगंज लखनऊ से कंप्लीट किया है और बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम बाबू बनारसी दास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है 2013 में। और रिसेंटली मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर इन ज्योग्राफी कंप्लीट किया है और जेआरएफ क्वालिफाई हूँ और पीएचडी के लिए एनरोलमेंट के लिए फर्दर कोशिश कर रही हूँ। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आई हैं और मास्टर्स आपने ज्योग्राफी में किया। जी। जनरली मतलब मुझे खुशी हुई कुछ लोगों ने ऐसा किया, बट सामान्यतः ये एक ट्रेंड नहीं है। ये आपने इसलिए किया क्योंकि आपको अपने करियर को लेकर भयानक कन्फ्यूज़न है, या इसलिए किया कि आपको करियर को लेकर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है? सर, मैं इसे क्लैरिटी ही कहूँगी क्योंकि अगर क्लैरिटी, मैं मानता क्लैरिटी, अगर आप इस समय ये इंटरव्यू देने न आई होती जी, अगर आपका एकेडमिक, आपको ये टर्न अपने व्यक्तित्व का पहचाना होता आपने और आप उस दिशा में जा रही होती तो खुशी होती, लेकिन आप इस परीक्षा को भी दे रही हैं जो बताता है कि ये क्लैरिटी नहीं है। सर, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना एक जॉब सिक्योरिटी के लिए था, बट उसके बाद जब मैंने यूपीएससी की तैयारी की तो मुझे लगा कि मैं एक अपने पर्सनल लाइफ में भी एक बेस्ट कर सकती हूँ। ओवरऑल मैं जो लोगों के लिए जो ग्राउंड लेवल पे हूँ वो काम कर सकती हूँ डिफरेंट सेक्टर में। इसलिए आप सिविल की तरफ जी गई। सर। फिर आप मास्टर्स ज्योग्राफी की तरफ क्यों गई? सर, क्योंकि आपने जेआरएफ क्यों दिया? आप पीएचडी क्यों करने जा रही हैं? सर, क्योंकि ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी था तो मैं 3 साल लगभग प्रिपरेशन में दे चुकी थी। मुझे लगा कि मुझे अब एकेडमिक्स में थोड़ी कोशिश करनी चाहिए और मैंने फिर एंट्रेंस दिया तो मेरा एडमिशन हो गया दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, तो मैंने उसको फर्दर प्रोसीड किया। मुझे ये बताइए कि आपने तो थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग की है, तो वहाँ पर भी आपको सर्वेइंग करनी पड़ी होगी। जी सर, बिल्कुल। आपने मास्टर्स किया है, उस दौरान भी आपको सर्वेइंग करनी पड़ी होगी। क्या डिफरेंस होता है जब हम कार्टोग्राफी के लिए चेनिंग, रेंजिंग या सर्वेइंग करते हैं ज्योग्राफी में, और जब हम इंजीनियरिंग के लिए सर्वेइंग करते हैं? सर, बेसिकली जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ज्योग्राफी में डिफरेंस था ये कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग मशीनिंग पे हमें ज़्यादा ध्यान देना था, जहाँ हमारा फिजिकल एज वेल एज मेंटल दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक पर्सपेक्टिव निकाल के लाना था। वहीं यहाँ कार्टोग्राफी में हम कंप्यूटर डिज़ाइनिंग और कंप्यूटर रिलेटेड डेटा कलेक्शन और जो डेजर्टेशन में बात करें तो लोगों से रिसर्च के थ्रू हम काफ़ी इंटरेक्ट करते हैं, तो ये दो डिफरेंट था। वहाँ मशीन में था और यहाँ पे हमारा लोगों के बीच में इंटरेक्शन था। आपने विषय रखे हैं भूगोल और डिफेंस। जी सर। डिफेंस स्टडी। मुझे बताइए, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल वॉर? संपूर्ण युद्ध क्या है? सर, वॉर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। वन इज लिमिटेड वॉर, अनदर इज टोटल वॉर। किसने दिया कॉन्सेप्ट? सर, क्लॉजविट ने कहा था ये। क्लॉजविट ने के अकॉर्डिंग लिमिटेड वॉर एंड टोटल वॉर, लिमिटेड वॉर तब होती है जब हम केवल सर्टेन रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, जिसमें केवल आर्मी हो, नेवी हो और हमारे रिसोर्सेज जो हों वो यूज़ होते थे। लेकिन टोटल वॉर में हम कहते हैं कि एक पिन जो रिसोर्स हो वो भी यूज़ कर दे, जिसमें हमारा साइकोलॉजिकल हो, ह्यूमन हो, मिनरल्स हो, ओवरऑल रिसोर्सेज जो हैं हम यूज़ करते हैं टोटल वॉर। एज ए वेमेन, जब आप युद्ध के बारे में पढ़ रही हो तो मुझे बताइए कि इज़ इट ट्रू, देयर आर फेमिनिस्ट राइटर्स हु हैव रिटन ऑल अराउंड द वर्ल्ड कि युद्ध हमेशा स्त्री विरोधी होता है? किसी भी पक्ष से युद्ध हो रहा हो, उसकी कीमत अक्सर स्त्री की देह पर या स्त्रियों को चुकानी पड़ती है। डू यू एग्री एज वेमेन दैट नो मैटर व्हाट द पर्पस इज, बट वॉर विल ऑलवेज बी एंटी वेमेन? सर, जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है या एक्सपीरियंस किया है और पढ़ा है, इससे मुझे ये पता चलता है कि वुमेन ने भी काफ़ी पार्टिसिपेशन किया है वॉर में। वुमेन के लिए एंटी तो हम नहीं कहेंगे वॉर, क्योंकि But there is no war recorded which has not resulted in rapes of women, of exploitation of women and use of women in so many ways. सर, ये कहा जाता है कि वुमेन वल्नरेबल होती हैं वॉर के टाइम पे, बट अदर साइड देखा जाए तो जो वुमेन हैं उनकी सर्विसेज जो मेडिकल हो, आइदर वो खाना बनाना हो या बैक साइड जो हम कहते हैं कि जो पीछे से सपोर्ट करती हैं, वो बेसिकली वुमेन ही करती हैं और उनका फुल सपोर्ट होता है वॉर। गिव मी अ फ्यू फैक्ट्स। सीएम योगी आदित्यनाथ की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? सर, गोरखपुर।
विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी गोरखपुर है। गोरखपुर एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है। ओके सर, अभी तक तो गोरखपुर पता है मुझे। कितनी विधान परिषद सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? सर सॉरी, विधान परिषद इज काउंसिल। हाँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल। काउंसिल इज 404। ओके, और विधानसभा? सॉरी, लेजिस्लेटिव असेंबली इज 404 और काउंसिल इज नॉट श्योर सर। नॉट श्योर। मुझे बताइए कि राज्यसभा में कितने सदस्य उत्तर प्रदेश से आते हैं? 31 सर। और उत्तर प्रदेश की विमेन हेल्पलाइन का नंबर क्या है? 1091। और सीएम हेल्पलाइन का नंबर क्या है? नॉट, नो सॉरी सर, नहीं पता। चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर क्या है? नहीं पता। उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस का नंबर क्या है? 112। उत्तर प्रदेश में फायर का नंबर क्या है? फायर ब्रिगेड? 101। थैंक यू सर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है आपने? जी सर। ये MPFI इंजन क्या होता है भाई? सॉरी सर? MPFI इंजन। MPFI इंजन, ऐसा कुछ पढ़ा था? यस सर, ये एक इंजेक्शन पेट्रोल या डीजल के इंजेक्शन का मेथड है। क्लियर नहीं अभी मुझे। क्लियर नहीं। हाँ लैटिट्यूड को डिफाइन कीजिए। सर। लैटिट्यूड सर, ये एक इमेजिनरी और आर्टिफिशियल हम लाइन कह सकते हैं जो कि ग्लोब पे बना हुआ है, और ये हमारा हॉरिजेंटल को रिप्रेजेंट करता है। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है? जी सर। रिसर्च स्कॉलर हैं, JRF हैं, थोड़ा और टेक्निकल वे में बताइए। सर, इट इज़ अ इमेजिनरी लाइन विच इज़ ड्रॉन ऑन द ग्लोब और अर्थ। कुछ एंगल से इसका रिलेशन है कहीं पे? ये एंगुलर कुछ ऐसा रिलेशन है? हाँ सर, लैटिट्यूड जो हमारा इक्वेटर पे है वहाँ पे मैक्सिमम होता है, जब धीरे धीरे नीचे जाते हैं। चलिए, अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव के बारे में बताइए। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव। तो प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव दोनों अर्थक्वेक के सेस्मिक वेव्स से हम कंसीडर करते हैं। नेचर में कैसे डिफरेंट है, बस ये बताइए। सर, प्राइमरी वेव में दो मेन वेव हैं, जिसमें एक हमारा रिले वेव है, दूसरा लव वेव है। सेकेंडरी में हमारा जो है अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, सुना आपने? सर, हिंदी नहीं पता। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल शायद कहते हैं वेव्स। जी, ट्रांसवर्स सर हमारा जो है वो परपेंडिकुलर होता है। लॉन्गिट्यूडनल हमारा P और S वेव किस टाइप की वेव्स हैं? सर सॉरी, आप तो पूरा एकदम फिजिक्स वगैरह पढ़ा होगा आपने। जी सर, बैकग्राउंड है आपका। अभी रिवाइज नहीं किया। अच्छा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है और इसका प्रेसिपिटेशन से क्या रिलेशन है? सर, दो काइंड की ह्यूमिडिटी है, जिसमें रिलेटिव एज कंपेयर टू अगर हम एटमॉस्फेयर में देखें तो एक सैचुरेशन लेवल पे आ जाता है, तो वो नॉर्मल एटमॉस्फेयर और फिर आप इधर उधर घुमा रही हैं। अच्छा बताइए, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी चेंज कर देनी चाहिए कि नहीं? पहले हाँ नहीं में जवाब दीजिए, उसके बाद अपने पक्ष में तर्क दीजिए। हमें नो फर्स्ट यूज पॉलिसी चेंज कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सर हम देखें तो वर्ल्ड में दो ही कंट्रीज हैं जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, एक चाइना और एक इंडिया। लेकिन जिस तरह से थ्रेट हमारे इंडियन कंट्रीज पे है, इंडिया कंट्री पे है, वो हमारे नेबरिंग कंट्री जस्ट पाकिस्तान और चाइना है, तो हमें उनको एक साइकोलॉजिकली वॉर के अगर देखा जाए उसको चेंज करने के लिए नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जो है चेंज करनी चाहिए। अच्छा, इस समय हमारे पड़ोसी देशों में सबसे अच्छे रिलेशन किसके साथ हैं और सबसे बुरे, पाकिस्तान को छोड़कर? एक एक नाम बताइए बस। सर, सबसे अच्छे हम कह सकते हैं नेपाल, बांग्लादेश। फिर मैं कह रहा हूँ आप भटक क्यों रही हैं? आप कन्फाइंड रहिए मेरे क्वेश्चन पे। एक सबसे अच्छे पड़ोसी देश और सबसे बुरे रिलेशन जिसके साथ हैं पाकिस्तान को छोड़कर। सर, सबसे अच्छे हमारे नेपाल के साथ हैं और सबसे बुरे हमारे चाइना के साथ हैं। अच्छा, महिला होने के नाते आपकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस हैं? दो जल्दी से बता दीजिए। सर, स्ट्रेंथ ये है कि मैं फ्लेक्सिबल हूँ किसी भी डिपार्टमेंट में। महिला होने के नाते कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है? जी सर, बिल्कुल। हाँ, क्या है? एक वो मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, क्विक डिसीजन ले सकती हूँ, फ्लेक्सिबल हूँ जहाँ पे मैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर सकती हूँ। और वीकनेस मेरे ये हैं कि सर काम करते वक्त कभी कभी खाने पे ध्यान कम चला जाता है। थैंक यू मैडम। रेनू। जी मैम।
उत्तर प्रदेश की 5 हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली डिस्ट्रिक्ट बताइए। वाराणसी, हाईएस्ट प्रयागराज। पॉपुलेशन है वाराणसी की। मैम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताइए।